बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 23 अक्टूबर 2025 है। 23 अक्टूबर 2022 को शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया गया था कीनिया में। आज तीसरी बरसी है और मुझे ये वक्त इसलिए भी याद रहता है कि मैं रात को लाहौर में था अपने घर में। मेरी पहली मरतबा शहीद अरशद शरीफ की वालदा से उस दिन बात हुई थी और उन्होंने मुझे पूछा कि ये ख़बर जो चल रही है ये ठीक है। तो मैं कैसे तस्दीक करता एक वालदा के सामने, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। फिर उन्होंने कहा कि तुम इधर आ जाओ। कहाँ पे हो? मैं घर में था लाहौर में। मैं वहाँ से फिर इस्लामाबाद गया अरशद भाई के घर। फिर जो कुछ हमने अगले चंद दिनों में देखा या बर्दाश्त किया वो बहुत तकलीफ़ दे था। ख़ास तौर पे जिस तरह नून लीग की क़यादत ने मजाक उड़ाया, मरीम नवाज़ ने जो किया शहीद अरशद शरीफ की मैयत के साथ, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर जिस तरह उस वक्त के DGISI और DGISPR उन दोनों ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फिर जिस तरह उस वक्त के मीडिया को दबाव डालकर ये कहलवाया गया कि ये एक हादसा था जो कीनिया में हो गया। फिर कभी कोई कहानी कभी कोई कहानी, लेकिन हक़ाइक़ पता चले तो वो वही निकले कि जनाब अरशद शरीफ साहब को वहाँ पे कत्ल किया गया और वो हादसा नहीं था, वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। तो कीनिया में तो मिल गया कुछ हद तक इंसाफ शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को, लेकिन पाकिस्तान में आज तक इंसाफ नहीं हुआ। आज तक FIR ही दर्ज नहीं हुई जो उनकी वालदा ने दरख्वास्त दी। शहीद अरशद शरीफ की वालदा की एक दरख्वास्त है जो मुबशर जैदी साहब ने और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ट्वीट कर रखी है। वो दरख्वास्त आज भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन फ़ौजी अफसरान के नाम हैं जिनके बारे में अरशद शरीफ ने और उनकी फैमिली ने बताया था कि इनसे उनकी जान को ख़तरा है। तो वो FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। एक सो मोटो नोटिस हुआ था जिसमें मैंने ही वो कंपेन चलाई थी, पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की थी कि चीफ़ जस्टिस को लेटर लिखो सब मिलकर। इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी लेटर लिखा था, मुझे आज भी याद है। मैं ख़ुद गया था उनसे लिखवाने के लिए। तो इतने लेटर लिखे पाकिस्तान ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डाक का सिस्टम है वो चौक हो गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा सो मोटो, लेकिन बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई और सो मोटो का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म हो गया और वो जो एक केस चल रहा था वो भी नहीं रहा। लेकिन इस केस के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग अरशद शरीफ की शहादत के ज़िम्मेदार हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। यानी मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि उन्हें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की फ़िक्र है उनमें से एक शहीद अरशद शरीफ का कत्ल भी है, क्योंकि इसके बहुत सारे गवाह पाकिस्तान में मौजूद हैं और वक्त आने पे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मुझ पर, साबिर शाकिर भाई पर, समी इब्राहिम साहब पर, दीगर सहाफ़ियों पर और अरशद शरीफ पर मुकदमात एक साथ हुए थे और हमारे मुद्दई भी मिलते जुलते ही थे। वो मुद्दई सारे पाकिस्तान में ही हैं, कहीं भागे नहीं हैं। उन मुद्दईयों से हमने बात की है, वक्त बदलेगा वो बयानात देंगे, वो बताएंगे उन्हें किसने मजबूर किया था हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए। वो पुलिस वाले भी सारे वहीं पर मौजूद हैं। ये लोग जब अपनी कुर्सियों से उतरेंगे ना तो ये भागेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान में रुकने की जगह नहीं बचेगी और पाकिस्तानी इनको छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान का पूरा मीडिया अरशद शरीफ के केस में मुद्दई बनेगा, ये मैं जानता हूँ। अभी तो मीडिया डरा हुआ है, कोई लोग बात करते हैं, कोई नहीं करते, कोई लोग गोल मोल बात करते हैं, कोई लोग बात को छुपाते हैं। बहुत कम शहीद अरशद शरीफ के ऐसे दोस्त हैं जो बात कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोग बात करेंगे। जब वक्त आएगा तो सारे खुलकर निकलेंगे और बाहर आकर बात करेंगे। बस इस इशू को जिंदा रखने की ज़रूरत है। ये सारे किरदार एक दिन कटहरे में आएंगे। अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त के मुताबिक FIR भी होगी और फिर ये लोग इंसाफ के कटहरे में आने के बाद सज़ा भी पाएंगे, यहाँ भी पाएंगे, अगली दुनिया में भी पाएंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया इन्होंने। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफ़र की है। कोई आपको डील ऑफ़र नहीं की और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है,
या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तारक फजल चौधरी साहब एक टॉक शो में बात कर रहे थे, आसमा शरादी साहिबा का टॉक शो था, उनके साथ अवैस अहमद साहब मौजूद थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे PMLN वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए बैठे बात करे, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर PTI की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या PMLN की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। CBMs हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीज़ें चल रही थी मई से पहले, लेकिन मई में जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ उसमें पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हो गया। वो जो फ़ायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया। जहाँ पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक रब्ता करके एक दो लोगों ने ये दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए, ये कहानियाँ ही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज़ नहीं, फ़ौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं, खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफ़ी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर ख़ासतौर पे पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। मोहसिन बेग साहब का अपना एक प्रॉब्लम भी है कि उनके जो तीफ़ी भट्ट का कत्ल हुआ, पुलिस ने जो उन्हें कत्ल किया वहाँ पे मावराए अदालत, मावराए कानून लाहौर में, तीफ़ी भट्ट का बड़ा लाहौर में नाम है, बहुत सारे हवालों से लोग जानते हैं। वो एक जो लाहौर का पूरा एक अंडरवर्ल्ड है, वो इस तरह के लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग थे और इनकी दुश्मनदारियाँ पुरानी चलती रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मामला इनके बड़े पेंडिंग हैं, बहुत सारे मुकदमात इनके ऊपर हैं, इनके मुखालिफिन के ऊपर भी हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी चल रही हैं। तो तीफ़ी भट्ट ने नवाज शरीफ वगैरह को बड़ी सपोर्ट भी माजी में की हुई है और मोहसिन बेग साहब के इन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हो सकता है उनको उस बात का भी गुस्सा हो कि ये ज्यादती हुई है, लेकिन जनाब मोहसिन बेग साहब और दीगर जो कई सहाफ़ी हैं वो अब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। जो रुकी हुई थी वो तनकीद पहले नहीं हो रही थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है ये कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। ये लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नज़रअंदाज किया था।
तो ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते, उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा, एक और चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो DGISI है उसे एक्सटेंशन मिल चुकी है पाकिस्तान में। तो एक फेज तो तय हो चुका है कि DGISI वो एक्सटेंशन ले चुके हैं। आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, 5 साल वाला कानून पहले बना हुआ है। तो क्या वाकई आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीज़ें बाद वक्त फैलाई जाती हैं ताकि थोड़ा सा जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है या रिएक्शन आ रहा है, लोग थोड़े मुतमईन हो जाए। लोगों को जब लगता है कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं तो वो लड़ाई का इरादा तर्क कर देते हैं। बाद औक़ात ऐसी चीज़ें इसलिए भी फैलाई जाती हैं। कोई वजह नहीं है कि इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा पे भरोसा किया जाए। हर जमहूरियत पसंद को आसरा दिया जाता है वक्ती तौर पे और फिर वक्त भी निकल जाता है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को आप देख रहे हैं ना, वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे और ये एक साथ मिलकर इमरान खान को मारेंगे। ये नूरा कुश्ती इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके कारकुन की अब ये कैपेसिटी रही नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या उनके बयानिए का मुकाबला करे, लेकिन एक दूसरे के बयानिए का मुकाबला ये कर सकते हैं। तो इसलिए कारकुन को मुतहर्रिक करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस मौके पर, क्योंकि थोड़ा अजीब बयान है। उन्होंने कहा जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने अगर मौका गंवा दिया और मसाइल हल ना किए तो शायद कल कोई ऐसा आ जाए जो उनको मौका ही ना दे। मेरी बात याद रखें। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की। इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद, यानी इनके होते हुए सियासतदानों ने मौका गंवा दिया और कोई नया आ गया, इसका मतलब यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब एक इशारा दे रहे हैं या फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी, हो सकता है वो सोचने के लिए लोगों को एक मुहैया कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह सोचो कि फील्ड मार्शल जा भी सकता है। अब फील्ड मार्शल बनने का फायदा क्या, जब जाना ही था। तो जाने वाने का इरादा तो किसी का नहीं। इस कुर्सी पे जो आता है वो जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। जनरल बाजवा जिस वक्त अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको याद है, एक मुर्दा बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई धक्के दे के चला रहा है। तो जाते हुए कोई भी खुश नहीं होता, सब नाराज होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने भी जाना थोड़ी, इनको भेजना पड़ेगा। जो भी आर्मी चीफ होता है वो ऐसे ही होता है। अब वो ये इशारा दे रहे हैं कि शायद ये चले जाएं और कोई और आ जाए, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। देखें, जब भी कभी गर्मियां आती हैं ना, तो हुकूमत मुकर जाती है पाकिस्तान में, जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि गर्मियों में तहरीकें ही नहीं चलती। आप देखें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुकूमतें घास ही नहीं डालती अपोजिशन को। ये 6 महीने वो कहते हैं जी भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना चढ़ता है, हुकूमतों को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। उन्हें पता है अब ये तहरीक का मौसम है, इनको एंगेज करो, बिठाओ, इनके साथ मुज़ाकरात करो, टाइम निकालो, कोई 2-4 महीने निकालो, उसके बाद फिर इन्हें खुला छोड़ दो। मोमेंटम इनका बनेगा ही नहीं, तहरीक नहीं चलेगी। साल निकल गया, अगले साल में फिर देखेंगे। ये हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली मौसमों के साथ है। हमारा शदीद मौसम है ना, चारों मौसम शिद्दत के साथ होते हैं। तो ये एक हिकमत अमली होती है। हो सकता है राणा सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली हो। खबर एक और है नादरीन, और वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों के हवाले से जो लिस्ट दी गई है। आज मुलाकातों का दिन है, मुलाकात करवा दें तो ठीक है, वरना अदालत में केस भी चला हुआ है। देखते हैं अदालत किस तरह का इंसाफ देती है। वैसे तो इमरान खान साहब को डोगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब का, जुनैद अकबर साहब का, मीना खान अफरीदी का और दीगर 2 रहनुमाओं का नाम दिया गया है। ये वो हार्डलाइनर्स हैं जो इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, या मामला अदालत में जाता है, अदालत कुछ कर पाती है नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक सिपाही जो है वो अदालती अहकामात को अपने जूते की नोक पे रखता है, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हुआ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं, और उनकी फैमिली भी, कि यहाँ एक कर्नल बैठा हुआ है और वो कर्नल कंट्रोल करता है। नादरीन, जुनैद अकबर साहब ने एक इशारा दिया,
और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा एहतजाज में हमने जाना है, हमें जाना पड़ेगा एहतजाज में, रास्ता कोई नहीं है। नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, FIRs काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। हमारे वोटर जब मिलने आते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद ना निकल आए। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा। अब जुनैद अकबर साहब ने इशारा दिया कि नवंबर में आ भी सकते हैं। कुछ लोग पार्टी में कह रहे हैं जी अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कहा तो नहीं, लेकिन वो कह भी सकते हैं। फिलहाल सुहेल अफरीदी साहब ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया आज से। अब वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे जाके, वर्कर कन्वेंशंस, कारकुनों से खिताब, उन्होंने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं जो एक्टिविटीज़ किसी बड़ी तहरीक से पहले आपको शुरू करनी होती है। तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के हद तक ये एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। आखिरी खबर नाजरीन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आवाज़ उठाना पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे आप सेनेटर हैं, रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, आप कोई भी हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में आवाज़ उठाई जुल्म के ख़िलाफ़ तो आपको पीका का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब शानदाना गुलजार साहिबा के ख़िलाफ़ जो मेंबर कौमी असम्बली है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीता है खुद, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है पीका एक्ट के तहत। ये 2016 वाला पीका एक्ट है जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये इनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? देखिए इनसे शिकवा क्या है, परेशानी क्या है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को इनसे प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 मादनियात का इशू है। ये उस पर बहुत बात करती हैं कि ये हमारे आम लोगों का हक है, ये मादनियात। आप यहां से इसे चोरी करके ना ले जाएं बदअमनी के बहाने, ऑपरेशन के बहाने। वो ये कहती हैं कि यहां से मादनियात निकाली जाती हैं, तो एक उनका ये मौक़िफ़ है मादनियात का। फिर ऑपरेशन के ऊपर उनका वही स्टांस है जो इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत खुलकर बोलती हैं, उनकी कैद के हवाले से। फिर जाली हुकूमत और फौज के सियासत में किरदार की शदीद नाक़िद है ये खातून। अब क्योंकि इन्होंने रोला डाला, इनके ऊपर भी पीका पे मुकदमा दर्ज हो गया। इससे पहले आपने देखा कि सनम जावेद, फलक जावेद, दोनों बहनों को उठा लिया गया। तहिबा राजा के साथ क्या हुआ, जो खदीजा शाह के साथ हुआ वो क्या हुआ, सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, अगर उनका नाम ना लें तो ज्यादती है। फिर इनके अलावा आयशा भुट्टा साहिबा, बेशुमार खवातीन हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में खवातीन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले कभी खवातीन की इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां, उनको सड़कों पे घसीटना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में लोग कहते हैं कि वहां पे ये चीज़ें हुई, बल्कि इससे ज़्यादा बदतमीजी हुई, लेकिन यहां पंजाब में हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में हो रहा है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लगता है कि अब ये पॉलिसी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।